Hello everyone, this is Samian Demla and you all are watching your own study platform Rocket Science। जैसा कि आपको पता है कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड एन NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़। हमने अभी एक NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज़ को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के 11th एंड 12th चैप्टर्स की NCERT एग्जाम्पलर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पर वीक 2 11th के टॉपिक्स एंड 2 12th के टॉपिक्स का NCERT एग्जाम्पलर देखेंगे। ठीक है, तो अभी कल ही वी हैव जस्ट अपलोडेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का NCERT एग्जाम्पलर MCQs, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है। तो आज 11th के टॉपिक की बारी है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है अगर हम पुरानी NCERT देखें तो, बट नई NCERT में ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आप सबने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ही लिया होगा इफ़ यू आर इन क्लास 12th और अ ड्रॉपर। अगर आप क्लास 11th में, तो मेरे ख्याल से अब तक आपने इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लिया होगा, बिकॉज जहाँ भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर सबसे पहले आपका लिया गया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हम सिर्फ MCQs ही देखेंगे, बिकॉज दिस सीरीज इज स्पेसिफिकली फॉर व्हाट नीट UG में सबको पता है MCQs आते हैं, तो हम इसमें से NCERT के MCQs ही देखेंगे। एंड अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। अब देखो, जो इंसेक्ट है उनके अंदर रेस्पिरेशन डायरेक्ट होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है द सेल एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। नहीं, ऐसा नहीं होता इंसेक्ट्स के अंदर। बेसिकली इसमें ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये बस ये पूछना चाहता है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अगला है द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड। नहीं। द टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस। नहीं। द ट्रेकियल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द हीमोसील विद विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज। ये सही है, बिकॉज हमें पता है कि इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोडास के अंदर होती है हीमोसील, जो कि ट्रेकियास जो भी गैस लाते हैं वो उसमें डंप होती है एंड देन वो टिश्यूज को मिल जाती है। इसका जो है सही आंसर डी है। अगला है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रॉन्ग एंट्री में मार्क करनी है। ठीक है, ह्यूमिडिफाइज द एयर, वार्म्स द एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और क्लीन्स अप द एयर। तो देखो, इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि देखो हमने पता है कि जो हमारा एक्सचेंज वाला पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ह्यूमिडिफाई करता है, वार्म करता है, और जो हमारा एक्सचेंज वाला पार्ट है वो एक्सचेंज करता है। बट कहीं भी NCERT में ये मेंशन नहीं है कि वो हवा को साफ करता है। हाँ, हवा को प्योरीफाई ज़रूर कर देता है, बट क्लीन करना और प्योरीफाई करना दोनों अलग चीज़ है। अगर हवा को क्लीन कर रहा होता तो कोई भी पॉल्यूशन से बीमार ना ही होता। तो इसका सही आंसर मैं ये हटा देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन है हमारे पास। सो द पर्सन सफर्स पंचर्स इन हिज चेस्ट कैविटी, ओके, इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। अब देखो इसका क्या होगा, यानी कि उसका जो चेस्ट कैविटी है उसमें पंक्चर हो गया, यानी कि जो उसका एनाटॉमिकली थोरैसिक चेम्बर है उसमें छेद हो गया है। ठीक है, अब लंग्स सही है, बिल्कुल लंग्स को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट, रैपिड इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, सेसेशन इन ब्रीदिंग। ऑप्शन डी, सेसेशन इन ब्रीदिंग। देखो लंग्स सही हैं, बट जो आपका थोरैसिक चेम्बर है वो ख़राब हो चुका है, तो ब्रीदिंग करने में उसको बहुत दिक्कत आएगी उस इंसान को, इसलिए सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग बहुत मुश्किल से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होती है हमारी? CO। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि S की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं, इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट। ये सही आंसर होना चाहिए, पहले बी ऑप्शन मिल गया। इंक्रीजेस CO2 ट्रांसपोर्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड इट इंक्रीजेस O2 ट्रांसपोर्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो दिक्कत ही क्या थी? बी आंसर हमारा है। ठीक है, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग।
ठीक है, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग के रेफरेंस में हमें इसमें से सही स्टेटमेंट मार्क करनी है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है इंस्पिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज़ एक्टिव। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। इंस्पिरेशन जो है हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है एंड जो एक्सपिरेशन है वो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं हमें अपनी जो भी मसल्स हैं अंदर की एंड डायफ्राम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें हमारी एटीपी लगती है। ठीक है, बट जब हम एक्सपायर करते हैं तो जब भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में कोई आता है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ब्रीथ्स in some volume of air, forced inspiration after having a forceful expiration. This quantity of air taken in is, ठीक है, एक पर्सन है, उसने कुछ एयर अंदर ली बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर उसने सांस ले ली, तो ये हमारी क्या हो गई, IRV उसने ले ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन वो उससे पहले कर चुका था। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें ऐसे एरो डाल देते। पहले उसने सारी सांस अपने अंदर से बाहर निकाल दी, लो जी बाहर जाओ। ठीक है, तो उसने क्या क्या खाली करा, सबसे पहले उसने ERV खाली करी, ERV खाली करी, देन उसने टाइडल वॉल्यूम खाली कर दी, देन उसने IRV भी खाली कर दी, IRV। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है, ये जो तीनों हमारी वॉल्यूम्स हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये कौन सी कैपेसिटी का पार्ट है, VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी का। वाइटल कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी होती है, वो डेफिनेशन से भी वैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी कैपेसिटी आपकी लंग्स में रह जाती है, ठीक है, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद, जब जो भर लेते हैं, सॉरी, जो आप भर सकते हैं फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर C हो गया। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि कई बार जैसे डेफिनेशन याद नहीं भी रह पाती है तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जब होती है तो उसमें क्या इनकरेक्ट हमें है बताना है। हायर pH होना चाहिए, नहीं। लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, सही है। लोअर PCO2 सही होना चाहिए, सही है। हाई PO2 होना चाहिए, ठीक है। हाई pH पे जो होता है वो CO2 बाइंड होती है, नहीं, ये ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यस, A। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ईच टर्मिनल ब्रोंकायोल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। ओके, द एल्वेलाई आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, द लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। सही है। द प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ये मिसप्रिंट ना हो ये चीज़, कि ये प्लेक्रल है यहाँ पे, बट प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं हम, को यू कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एल्वेओलाई वैस्कुलराइज्ड है, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड द लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है कि जब भी कोई बच्चा देखेगा रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वो इसको सही मार्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइन मिलती जुलती है NCERT से, बट ये यहाँ पे जो वर्ड में खेल हुआ वो ये है कि लंग सरफेस पर वो अपना जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, वो लंग्स और प्लूरल जो मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो पार्ट है वहाँ पर वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सही आंसर हो जाएगा D। इनकरेक्ट ही पूछा था ना हमसे, तो D आपका जो है वो सही आंसर होगा। D मार्क हो गया। ठीक है, देखो कई बार ना क्या होता है, NCERT जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ये दिमाग ख़राब क्वेश्चंस हैं। इसमें कई बार क्वेश्चंस आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए वो बता रहा हूँ। एंड ये जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो और भी जगहों पे उनके हिसाब से सही आंसर हो सकता है और नहीं भी हो सकता शायद। कई जगहों पे अलग अलग आंसर्स एग्जाम्पलर के होते हैं, बिकॉज एग्जाम्पलर का प्योर सॉल्यूशन NCERT नहीं देती कहीं भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो वैसे जहाँ मैं हर जगह से आंसर्स को चेक कर कर ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज से। ठीक है, इसलिए आप मेरे आंसर्स पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज
हाई इन सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। अब हमसे पूछा है एम्फाइसीमा का करेक्टरिस्टिक्स। एम्फाइसीमा डिसऑर्डर है, मैंने ऑलरेडी सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स पढ़ा दिए हैं अपने ही चैनल पर, 2 वीडियोस पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाली है उसकी, आप चेकआउट कर लेना उसको, ठीक है। वैसे मैंने आई बटन पर भी दे दूंगा अभी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड एंड पे जाओगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो कार्ड्स में मिल जाएगी वीडियो को, ठीक है। डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। द bronchioles are found damaged, the alveolar walls are found damaged, plasma membrane is found damaged, respiratory muscles are found damaged। NCERT में साफ साफ लिखा है कि उसके अंदर alveolar wall हमारी डैमेज हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Respiratory process is regulated by certain specialized centers in the brain. One of the following centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation। ठीक है, हमने 2 सेंटर्स पढ़े हैं, है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, जो हमारा मेडुला रीजन में है, एंड एक हमने पढ़ा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हमारा है पोन्स रीजन में ऑफ ब्रेन। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो हमारी रेस्पिरेशन के रिदम को बनाए रखता है, जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है। बट जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो उसके ऊपर चेकआउट करके रखता है कि कब रोकना है एंड कब उसे चालू करना है, कब उसको तेज करना है, कब कम करना है, ठीक है। तो अपॉन स्टिमुलेशन, जबकि हमें पता है कि हमारे स्पेशल सेंसरीज होते हैं ऑर्टिक आर्क है बाकी सब जगहों पे, जो कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर आप हमारी न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बताते हैं कि अब उसको कैसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑर्डर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन व्हेन। अब देखो, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से जब CO2 डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अलग हो रहा है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। PCO2 हाई एंड लो, PO2 नहीं है, तो एसोसिएशन की कंडीशंस होती हैं। PO2 इज़ हाई एंड PCO2 इज़ लो, ये हो सकता है, ये बी ही हमारा आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। PCO2 एंड PO2 आर इक्वल, तो इसमें ना ही डिसोसिएट करेगा ना ही वो एसोसिएट करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ना डी नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ठीक है, एयर वॉल्यूम को किसकी हेल्प से एस्टिमेट किया जाता है। में साफ साफ लिखा है कि एयर वॉल्यूम्स को किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है, स्पायरोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप हमें पता है, हाइग्रोमीटर अभी नहीं पढ़ना हमने, स्पाइगमोमैनोमीटर हमने पढ़ा है, इसमें वाई आना चाहिए, स्पाइगमोमैनोमीटर हमने पता है कि हाई बीपी के लिए मेजर होता है, मैंने डिसऑर्डर्स वाली वीडियो में बताया था इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मार्क द करेक्ट आंसर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है आपकी वो है टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा जी, नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम और IRV आता है, ये नहीं आता। वाइटल कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। चलो जी, ये है, मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, फिर अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वाइटल कैपेसिटी में से अगर आप IRV निकाल दो तो वो क्या RV बन जाएगा, नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। पहला हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है, एंड थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, और फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ऐसा यहाँ पे सीन बन रहा है, तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं, ये नहीं होगा सारे, इसमें 3 इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये सही बन रहा है, बी आंसर होगा हमारे इधर। तो हमने सभी ऑप्शंस को देख लिया एंड बी ऑप्शन हमारा सही से मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का टॉपिक पढ़ लो, कहोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उस पर बना तो रखिए, डली नहीं, पता नहीं क्यों अभी तक वो, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। अब हमने पढ़ा है डिसोसिएशन कर्व, ऐसा सिग्मोइड कर्व होता है, वो ऐसा कुछ कर्व बनता है ना, यहाँ पे हमारा P50 बनता है, ठीक है, P50 की एक पार्शियल प्रेशर जिस पे हमारी 50% जो, ये क्या सफाई बन गया, चलो छोड़ो, P50
है ना। तो अब ये क्या है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। यस, तो ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। राइट की तरफ जब शिफ्ट होता है, जब हमारा जो डिसोसिएशन हो रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो डिसोसिएशन कब होगा हमारा, जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, हाई PO2 पे नहीं होगा, लो PO2 पे भी, PCO2 पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन होता तो होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। अर्थ वॉर्म के हमारे होते हैं ट्रिकिया। यस, अर्थ वॉर्म हमारा रिस्पायर करता है मॉइस्ट क्यूटिकल से। इंसेक्ट्स हमारे रिस्पायर करते हैं ट्रिकिया से। फिशेस हमारी रिस्पायर करती हैं गिल्स से। एंड बर्ड्स हमारे रिस्पायर करते हैं लंग्स से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए का फर्स्ट। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो फर्स्ट वाले को, ए का फर्स्ट आंसर। बी का फोर्थ, बी आंसर हो गया। लो जी, बी आ गया आंसर, बी आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे और भी मैच कर लेते हैं। सी का हमारा कौन सा है, सेकंड, सी का सेकंड। एंड डी का थर्ड, ठीक है, डी का थर्ड। देख लो, ये आपका पूरा इसमें मैच कर रहा है। सो वी हैव डन विद ऑल द MCQs। हमने कितने MCQs करे हैं, वी हैव डिड 15 MCQs। ठीक है, हमने 15 MCQs करे हैं एंड सभी लगभग हमारे सही गए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में एक क्वेश्चन ने अटका दिया था हमको। ठीक है, बट इसमें किसी भी क्वेश्चन ने नहीं अटकाया। ठीक है, इजी थे, इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, सो विद दिस नोट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो वगैरह वगैरह, जो आप हर वीडियो में सुनते ही हो, तो इसमें क्या नया सुनोगे। ठीक है, सो